ओके सो स्टूडेंट्स लेट्स गो। आज अपने पढ़ने वाले हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। मैं इसका बेसिक सेट करने के पहले अभी हाल फिलहाल में रिजल्ट्स आया है, सो 2 मिनट इसके ऊपर बात करना है। जो मैंने देखा और जो मैं बोल रहा था आप लोगों को, व्हाट आई वाज टेलिंग यू ऑल, वो देखो वापस से सच हो रहा है। क्या मैंने आपको ये बोला था कि चारों सब्जेक्ट पे आपको मेहनत करना है, मतलब वो तो आप लोग कर भी रहे हो, हम लोग भी अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी अच्छे से कर रहे हो, तो दैट इज नॉट द क्वेश्चन। मैंने बोला था जो इस अटेम्प्ट में भी हमारे इंस्टीट्यूट से या इन जनरल, पहला बात तो आप रिपोर्ट रिजल्ट ही देखो कितना खतरनाक हुआ है। अच्छा, रिजल्ट खतरनाक हुआ है ये तो एक लेवल का बात है। दूसरे लेवल के अंदर अगर आप चल के देखोगे तो जो स्टूडेंट्स लोग, मैं तो एनालाइज किया, तो जो हमारे या इन जनरल जो स्टूडेंट्स का नहीं क्लियर हुआ, सबसे मेन क्रिमिनल उसमें लॉ था। क्योंकि लॉ में ये जरूर होता है, और मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं आपको क्लास में लर्न करवा रहा हूं इसीलिए, लॉ में ये जरूर होता है कि पहला बात तो स्टूडेंट को लर्न नहीं रहता, या लर्न हो जाता तो वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करता। बहुत जल्द ही मैं आपका एक आध चैप्टर के बाद टेस्ट का भी अनाउंसमेंट करने वाला हूं, पर्टिकुलरली लॉ का। सर बाकी सब्जेक्ट का उसका तो मॉक एग्जाम्स सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म है, फिर होगा ही होगा, बट पर्टिकुलरली लॉ का हम लोग दो दो तीन तीन चैप्टर पार्ट करके आप लोगों का एग्जाम्स लेंगे, बिकॉज तभी आपको पता लगेगा कि व्हाट ग्रेड ऑफ आंसर्स यू आर राइटिंग एंड व्हाट ग्रेड इंस्टीट्यूट इज एक्सपेक्टिंग। उसमें डिफरेंस जितना कम हो उतना चांसेस है आप अच्छे से लॉ को क्लियर करोगे एंड सीए फाउंडेशन को क्लियर करोगे। मैं हर बार बोल रहा हूं कि लॉ अभी तो आप लोग का ऑडिट नहीं है, वरना ऑडिट भी बोलता। ये लोग दोनों ऐसा होता है जो बहुत मिसगाइड करता है स्टूडेंट को, तो थोड़ा ध्यान रखें कि आपके साथ ऐसा ना हो। ओके, चलो अभी स्टार्ट करते हैं बातचीत को। लेट्स गो एवरीवन। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। हाल फिलहाल में अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़े थे, है ना, 1872। पहले ये कोई लॉ था ही नहीं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट बोल के कोई लॉ था ही नहीं। कुछ भी खरीदना बेचना होता था ना, तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही कवर हो जाता था, तो दो अलग अलग कानून का दरकार नहीं था। क्या पता फ्यूचर में भी गायब हो जाए, आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता। जो भी है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही सब कवर कर देता था। जैसे जैसे टाइम निकलते गया ना, ट्रांजैक्शंस, गुड्स एंड सर्विसेज का बाइंग एंड सेलिंग का, हेलो, गुड्स एंड सर्विसेज का बाइंग एंड सेलिंग का, ट्रांजैक्शंस, गुड्स ही बोलते हैं अभी, सर्विसेज क्यों बोल रहे हैं, गुड्स का बाइंग एंड सेलिंग का ट्रांजैक्शंस जब बढ़ते चला गया और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते चला गया, तब लॉ मेकर्स को फील हुआ कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जस्टिस नहीं कर पा रहा है, तो एक अलग लॉ बनना चाहिए जो खाली गुड्स के सेल को गवर्न करे। तो किया क्या गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कुछ चीजें काट दी गई जो इसमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट में डाल दी गई, और कुछ नई चीजें सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जोड़ दी गई, और ये पूरा का पूरा लॉ तैयार हो गया। दैट इज द बैकग्राउंड। क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट पे आप आए हो, तो सबसे पहले तीन टर्म्स, है ना, क्योंकि हम लोग आज सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ने वाले हैं, है ना एवरीवन, क्योंकि हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट आज पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले पहले तीन टर्म्स जो है वो आपको समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड मैं तीनों टर्म्स आपको बताने वाला हूं, सुनते चलिएगा क्या तीनों टर्म्स है। ठीक है, तीनों टर्म्स बताते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तीन टर्म्स बोल रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेल, अग्रीमेंट टू सेल। सो यानी कि आप लोगों को मैंने कितने टर्म्स बताए, तीन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल। सबसे पहले ये तीनों का डेफिनेशन समझेंगे, फिर देखो मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं पूरा टर्म को तोड़ रहा हूं। चैप्टर का नाम है सेल ऑफ गुड्स, तो मैं पहले सेल से रिलेटेड जितने टर्म्स है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेल और अग्रीमेंट टू सेल, ये बताऊंगा, फिर गुड्स का मतलब आप लोगों को बताने वाला रहूंगा। ठीक है कि नहीं है? तो चलिए आइए इस चीज को अपने लोग समझते हैं कि व्हाट इज सेल, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट टू सेल, व्हाट इज अग्रीमेंट टू सेल। देखिए सारी चीजें यहां पर आ गई। सेक्शन 4 क्लॉज 1, उसके बाद सेक्शन 4 क्लॉज 3, सेक्शन 4 क्लॉज 4। तो याद रखें, सेक्शन 4
clause 1, 4 clause 3 and 4 clause 4. 4 clause 1, 4 clause 3, 4 clause 4. सेक्शन याद नहीं रहेगा चलेगा, अंदर का मटेरियल याद रहना चाहिए. चलो स्टार्ट करते हैं. देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, बोलो बोलो. A contract of sale of goods is a contract, बोलना. A contract of sale of goods is a contract, बोलो बोलो. A contract of sale of goods is a contract. Whereby a contract of sale of goods is a contract. A contract of sale of goods is a contract whereby a contract of sale of goods is a contract whereby the seller transfers. ए देखो, ट्रांसफर्स. अगर ट्रांसफर कर दिया ओनरशिप तो उसको सेल बोलते हैं. वेयर बाई द सेलर ट्रांसफर्स. और अगर अग्रीज टू ट्रांसफर है, मतलब अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किया पर बोल रहा है एट अ फ्यूचर डेट कर देगा, उसको बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल. और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर देखो दोनों शब्द आ गए, सेल भी और अग्रीमेंट टू सेल भी. तो खैर बात करते हैं, क्या क्या बात कर रहा था मैं आपसे. हाँ, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाई द सेलर, वेयर बाई द सेलर. A contract of sale of goods, बोलो बोलो. A contract of sale of goods is a contract, बोलो. A contract of sale of goods is a contract. A contract of sale of goods is a contract whereby the seller, बोलो बोलो, transfers, whereby the seller transfers or agrees to transfer the property in goods to the buyer for a price. Whereby the seller transfers or agrees to transfer the property in goods to the buyer for a price. ठीक है, एक बार फिर से बोलूंगा. A contract of sale of goods is a contract. A contract of sale of goods is a contract whereby the seller transfers or agree to transfer the property in goods to the buyer for a price. The property in goods to the buyer for a प्राइस. तुम लोग अगर ध्यान देगा तो तुमको मैंने 3 डेफिनेशन लर्न करा दिया. सर झूठ बोलते हो, आप एक ही करवाए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल का? नहीं, तीनों करवा दिया. सुनो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयरबाय द सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस. ठीक है, अगर यहां पे रोक दे डेफिनेशन को, वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स, ट्रांसफर ही कर दिया तो उसको सेल बोलते हैं. अगर ट्रांसफर ही कर दिया तो उसको बोलते हैं सेल. और अगर है अग्रीज टू ट्रांसफर तो उसको बोलते हैं अग्रीमेंट टू सेल. खत्म हो गया ना बात, इतना ही था. चलिए देखिए अब आप लोग मैं क्या बात कर रहा हूं, जो बात कर रहा हूं सही है कि नहीं. देखिए क्या लिखा हुआ है ना. हाँ सर, वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, देखो आ गया. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर द प्रॉपर्टी, देखो, द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम द सेलर टू द बायर, इट इज कॉल्ड अ सेल. अगर ट्रांसफर हो गया तो सेल है. अगर ट्रांसफर हो गया तो एवरीबडी, अगर ट्रांसफर हो गया तो सेल है. बट वेयर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू टेक प्लेस एट अ फ्यूचर टाइम, अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ है, होगा एट अ फ्यूचर टाइम और सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, इट इज कॉल्ड अग्रीमेंट टू सेल. इट इज कॉल्ड अग्रीमेंट टू सेल. सेक्शन 5, सेक्शन 4 क्लॉज 3, सेक्शन 4 क्लॉज 3. ठीक है कि नहीं है. तो ये है यहां पर, व्हाट इज इट, whereby under a contract of sale the property in goods is transferred from the seller to the buyer, it is called sale. And where the property in goods is to take place at a future time or subject to certain conditions, तब हम लोग बोलते हैं क्या, बोलो बोलो, agreement to sale. देखो सेल और agreement to sale कवर हो गया. अब देखो सेक्शन 4 क्लॉज 4 क्या बोल रही है. डेफिनेशन के बारे में नहीं है, ये बोलता है अग्रीमेंट टू सेल, सेल तब बनेगा जब क्या तो टाइम खत्म हो जाए, क्या अब सेल हो चुका है, या फिर जो कंडीशंस था वो कंडीशंस फुलफिल हो जाए. एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स अ सेल व्हेन द टाइम इलैप्सेस, जब उतना टाइम खत्म हो गया और कंडीशंस आर फुलफिल्ड, सब्जेक्ट टू विच द प्रॉपर्टी इज टू बी ट्रांसफर्ड, सब्जेक्ट टू विच द प्रॉपर्टी इज टू बी ट्रांसफर्ड, सब्जेक्ट टू विच द प्रॉपर्टी इज टू बी ट्रांसफर्ड. दोनों में से एक हो गया हो, बात खत्म हो गया. सेक्शन 4 क्लॉज 4, सेक्शन 4 क्लॉज 1, 4 क्लॉज 3, 4 क्लॉज 4 हो गया. ठीक है कि नहीं है. अब आप लोग यहां पर आगे सुनेंगे, तो जैसा मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर दोनों चीजें आ गई, सेल और अग्रीमेंट टू सेल, दोनों चीजें आ गई. ठीक है ना, डन है सर. लेकिन सर आप पढ़ा रहे हैं हम लोग को सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तो आपको गुड्स का मीनिंग बताना पड़ेगा. वेरी वेरी गुड, गुड क्वेश्चन. अब गुड्स के ऊपर चर्चा होगा अगला 10-15 मिनट. सुनो, देखो, पहला बात, इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे लैंड एंड बिल्डिंग जो हिल नहीं सकता अपने जगह से, वो कवर्ड ही नहीं है.
सेल ऑफ गुड्स एक्ट में है, तो वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर्ड नहीं है तो कहां कवर्ड है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर्ड है। तो अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो भी गुड, पर वो इमूवेबल है तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का झमेला है, नॉट सेल ऑफ गुड्स एक्ट। पहले तो ये रट लो, समझ लो, आई थिंक समझ आ गया। अब गुड मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी इन सर्कुलेशन। सर ये क्या है बताएगा? बस याद रखना, एक्शनेबल क्लेम और मनी इन सर्कुलेशन गुड्स नहीं है। एक्शनेबल क्लेम और मनी गुड्स नहीं है। क्यों नहीं है? हर मूवेबल प्रॉपर्टी, कपड़ा हो गया, बेंच हो गया, फर्नीचर हो गया, इन जनरल लाइट्स हो गया, बल्ब्स हो गया, प्रोजेक्टर्स हो गया, एवरीथिंग इज गुड्स। क्या गुड्स नहीं है? दो चीज, एक्शनेबल क्लेम और मनी इन सर्कुलेशन। सर एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? बताता है, वेट करो। अभी के लिए खाली इतना रट लो ना, दिमाग को बोलो ना कि एक्शनेबल क्लेम और मनी इन सर्कुलेशन, एक्शनेबल क्लेम और मनी इन सर्कुलेशन, एक्शनेबल क्लेम और मनी इन सर्कुलेशन गुड्स नहीं है। अभी समझाता हूं ना 2 मिनट के अंदर क्यों। अच्छा, बट ऑल्सो इंक्लूड्स, हाँ गुड क्वेश्चन, बट ऑल्सो इंक्लूड्स, but also includes, goods also includes everyone, goods also includes what? Stocks and shares, huh? Growing crops, grass, and things attached to and forming part of the land which are agreed to be severed before the sale। सर अब आप इस पूरे बात को खोलो, ठीक है। सबसे पहले व्हाट इज गुड्स? एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, बात हो गया। अब एक्शनेबल क्लेम्स नहीं आता। सर आप बताए नहीं क्या होता है तो हम लोगों को कैसे समझ आएगा? ठीक बोला, आओ समझता है। एक्शनेबल क्लेम गुड्स नहीं है, 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 पहले तो ये क्लियर कर लो। एक्शनेबल क्लेम गुड्स नहीं है। बट सर क्यों? सर ये तो बताओ क्यों। इधर देखो, मुझ एक केस चल रहा है, ठीक है ना। मेरा एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मेरा एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक केस चल रहा है। लगभग तय है कि ये केस हम जीत ही जाएगा, मतलब कोई इसमें तुक नहीं है, डिसीजन नहीं आया बट तय है ना कि सही बोल रहे हैं तो फिर। तो मुझको इसमें प्रॉपर्टी में 11 लाख रुपया मिलने वाला है, मान लेते हैं। मे भी 21 लाख मिल रहा हो, मान लो 21 लाख मिल रहा है। मुझको एक पार्टी है हर्ष, मुझको हर्ष को कुछ पैसा देना था, हर्ष को मेरे को कुछ पैसा देना था। हो सकता है 15 लाख देना हो, 20 लाख देना हो, 25 लाख देना हो। मैं हर्ष को बोला यार एक काम कर हर्ष सुन, मेरे को टेंशन मत दे, ये प्रॉपर्टी का जो क्लेम है ना, इसका जो लॉ सूट है, उसका कागज हम तेरे को दे देता है, तो जो रिसीव हमको होने वाला है मेरी जगह तेरे को हो जाएगा। अब हर्ष बोल रहा है तो यार इसमें सर मेरे को क्या फर्क पड़ता है, हाउ डू आई केयर, मेरे को तो पैसा से मतलब है। हम बोला हाँ, तो हर्ष ले लेना। हर्ष बोला ओके। अब एक इंटरेस्टिंग कैच है यहाँ पर, अब एक इंटरेस्टिंग कैच है यहाँ पर, अब एक इंटरेस्टिंग कैच है यहाँ पर। व्हाट इज द कैच सर? क्या कैच है सर? ये 21 लाख का प्रॉपर्टी है, हेलो। अब हर चाहे 15 रिसीव करे, 20 करे, 25 करे, मैंने क्या इसको ट्रांसफर कर दिया? हाँ कर दिया, तो मतलब ये मूवेबल हो गया। हाँ, पर कोर्ट में बोला जाता है इसको गुड्स मत मानो, इसको गुड्स मत मानो, क्योंकि इसमें कंसिडरेशन का ठीक पता नहीं है, बहुत सारा लीगल तामझाम है। तो ये अलाउड है, ट्रांसफर करना अलाउड है। क्या मैंने कुछ इलीगल कर दिया? क्या नहीं। पर क्या ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर्ड होगा? नहीं। एक्शनेबल क्लेम कवर्ड होगा? ऐसा नहीं कि एक्शनेबल क्लेम से रिलेटेड कोई कानून नहीं है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो अगर आपको एक्शनेबल क्लेम से कोई कानून समझना है ना, तो वो आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को खोलना पड़ेगा, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को खोलना पड़ेगा। मनी इन सर्कुलेशन, मनी भी आपका कवर्ड नहीं है अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। क्या मनी मूवेबल नहीं है? अरे सर है,
मनी से ज्यादा मूवेबल क्या होगा? तुम लोग जो लोग क्लास करने आया हुआ है या अभी निकलेगा क्लास के बाद, सबके पॉकेट में 10 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, 500 रुपया, जो भी 2000, जो भी है तो पैसा। तो क्या ट्रांसफरेबल नहीं है, मूवेबल नहीं है? बट जो लॉ मेकर्स है वो लोग शायद ये सोचा होगा कि देख, तुम मेरे को कोई गुड्स दिया, चिप्स, मेरे को दुकानदार चिप्स दिया, मैंने दुकानदार को पैसे दिए, अगर पैसा को भी गुड्स मान लेंगे तो ये तो एक बार्टर सिस्टम बन जाएगा। बार्टर सिस्टम क्या होता है? गुड्स के बदले गुड्स। तो लॉ मेकर्स ने डिसाइड किया कि अरे, तो हम लोग का लॉ तो बार्टर को कवर नहीं करता, और अगर मनी को गुड्स मान लिए तो फिर बार्टर को भी कवर करना पड़ेगा। तो एक काम करो, मनी को गुड्स ही मत बोलो, वरना पूरा दुनिया बोलेगा कि मनी गुड है, मनी से एक्सचेंज किए मतलब बार्टर हुआ। तो अगर बार्टर हुआ तो फिर हम दुनिया में कोई और बार्टर करे तो उससे क्या दिक्कत है? बात समझ आया? तो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। बोलो बोलो बोलो। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी other than actionable claim and money in circulation, other than actionable claim and money in circulation, and also includes stocks and shares। आपको मतलब पता है, क्रॉप्स, ग्रास, ये देखो जमीन है, ये देखो जमीन है, ग्रास, क्रॉप, ट्री, ये सब का सब जो है, सब का सब जो है, ये भी गुड्स है। रुक जाओ, रुक जाओ, इनकम्प्लीट बात बोला। विच आर अग्रीड टू बी सीवियर्ड, ये सब जितना बोला, ये ग्रास, ये क्रॉप, ये ट्रीज, ये सब का सब गुड्स तभी होगा, ये सब का सब गुड्स तभी होगा व्हेन इट इज अग्रीड टू बी सीवियर्ड। मतलब ये अग्री हो गया कि इसको काट दिया जाए पहले। मान लो आप बोले नहीं, देखो दो चीज हो सकता है, ये मेरा जमीन है, आपने खरीदने आया, मैंने बोला देख जमीन का 60 करोड़ दाम है और 50 करोड़ ये सारा जो ट्रीज और ये सब का है, ठीक है, और काट के तुमको दे देंगे। या फिर जमीन तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कवर्ड होता है क्योंकि इमूवेबल है, लेकिन ये सब मूवेबल माना जाएगा। कब? अगर डिसाइड हो गया कि ये काट के अलग से इसका वैल्यू डिसाइड होगा, या काटे भी नहीं पर वैल्यू इसका अलग से डिसाइड हुआ। सीवियर्ड मतलब जरूरी नहीं कि काट ही दे जमीन से, मतलब इसका वैल्यू अलग से डिसाइड किया, मैंने डिसाइड कर लिया इसका वैल्यू 50 करोड़, इस जमीन का वैल्यू मैंने डिसाइड कर दिया 60 करोड़। तो देखो जमीन तो ऐसे भी गुड्स नहीं था, हटा दो, पर ये लोग गुड्स माना जाएगा अगर इनका वैल्यू अलग से डिटरमाइन कर रहा है। पर मान लो ये बात हुआ हमारा कि सर रहने दीजिए, सब कुछ एक साथ 90 करोड़ में दे दीजिए, अब फिर ये लोग गुड्स नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका वैल्यू अलग से डिटरमाइन नहीं किया गया है। तो लुक इनटू द लॉ कि वैल्यू अलग से डिसाइड किया जा रहा है कि नहीं, अगर हाँ तो जिस चीज का वैल्यू मतलब जो सिवियर किया जा सकता है उसको कवर करेंगे आप इधर पे। समझ में आया? राइट सर, बात समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग गुड्स का क्लासिफिकेशन करेंगे ना, अब अगर हम लोग गुड्स का क्लासिफिकेशन करेगा, अच्छा बाय द वे डेफिनेशन तो सर आप बोला ही नहीं, ओके सॉरी। गुड्स मीन्स every kind of movable property, come on, goods means every kind of movable property, goods means every kind of, अरे goods means every kind of movable property, goods means every kind of movable property other than actionable claim and money in, other than actionable claim and money in circulation, but also includes growing crops, grass, which are agreed to be severed। स्टॉक्स एंड शेयर्स, स्टॉक्स एंड शेयर्स मतलब स्टॉक्स एंड शेयर, उसका सिवियरिटी से कोई, उसका स्टॉक और शेयर का अलग से वैल्यू डिटरमाइन करना। सिवियर का मतलब काटना नहीं, सिवियर का मतलब उसका वैल्यू अलग से डिटरमाइन हो। आप हाँ बस तो है, इसीलिए तो स्टॉक और शेयर जो है वो ट्रांसफरेबल है और वो बिल्कुल गुड्स के अंदर कवर्ड है ना। अभी दोस्तों गुड्स भी तीन तरीके का होता है। एग्जिस्टिंग गुड्स नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये पैदा हो चुका है, फ्यूचर गुड्स नाम से ही समझ में आ रहा है पैदा नहीं हुआ है, और कंटिंजेंट गुड्स, ये तो भैया इतना इतना इंटरेस्टिंग केस है। कंटिंजेंट गुड्स मतलब वो गुड्स जो सेलर तुमको दिया तो रहने दो, उसका ओनरशिप अभी सेलर के पास भी नहीं है।
सेलर खुद ही ओनर नहीं है। एक एग्जांपल दे कंटीजेंट गुड्स का, शिप से सामान आ रहा है, तुम ऐसा बायर सेलर को बोलता है सेलर सेलर इतना सामान बेच देना, अरे सेलर बोलता भाई हम खुद ओनर नहीं बना, तुमको कहां से ओनर बना दे। सेलर तुम्हें बोलता है कि भैया हम खुद ही ओनर नहीं बने, हम तुमको कहां से ओनर बना दे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो जो भी है बात आप लोग को समझ आ गया होगा। मैं पॉइंट पे आता हूं एंड डिस्कशन स्टार्ट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। गुड्स कैन बी, बोलो बोलो, एग्जिस्टिंग गुड्स, future goods, contingent goods. Goods can be existing goods, future goods, contingent goods. Goods can be existing goods, future goods and contingent goods. चलो, एग्जिस्टिंग गुड्स के अंदर भी तीन कैटेगरीज है, स्पेसिफिक, असर्टेंड और अनअसर्टेंड। सच बताए ना तो स्पेसिफिक और असर्टेंड के बीच में हार्डली कोई डिफरेंस है, बस चलते आ रहा है तो चलते आ रहा है। क्या मतलब है स्पेसिफिक, असर्टेंड और अनअसर्टेंड का, समझाता हूं। इधर देखो, 100 टीवी रखा हुआ है एक गोडाउन में या एक स्टोर में, 100 टीवीज आर केप्ट इन अ स्टोर। 100 टीवी है एक स्टोर में, क्या इसमें बड़ी बात बोला, कुछ नहीं है। अभी एवरीबडी, एक स्टोर में 100 टीवीज है, हाँ, एक स्टोर के अंदर 100 टीवीज है, उसमें ये डिसाइड हो गया, सुनो ना, 100 टीवीज है एक स्टोर में, उसमें से ये डिसाइड हो गया, 100 टीवीज है स्टोर में, उसमें ये डिसाइड हो गया कि जो ये वाला टीवी है, मे बी एलजी का, मान लो XYZ करके कोई मॉडल था, वो मेरे को पसंद आया, वही है स्पेसिफिक या असर्टेन गुड्स। मतलब जिसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर दिया। पर जब हम आइडेंटिफाई नहीं किया था तब तक 100 टीवीज था, कौन सा हम खरीद रहे पता था क्या, नहीं, तब वो अनअसर्टेन था। जब ये डिटरमाइन कर लिए कि यही गुड चाहिए मेरे को, तो वो स्पेसिफिक या असर्टेन हो गया, और जब डिटरमाइन नहीं है तो उसी को अनअसर्टेन बोलते हैं। स्पेसिफिक और असर्टेन में हल्का फुल्का फर्क है डेफिनेशन में, वो अभी हम आपको बता देता है, ठीक है ना। पर समझना पहले, आओ इधर देखो। तो व्हाट डिड आई से, एग्जिस्टिंग गुड्स आर सच गुड्स विच आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, आपको यही बोले, which are in existence at the time of contract of sale, that is those owned or possessed or acquired, that is those owned or possessed or acquired by the seller at the time of contract of sale, that is those owned or possessed or acquired, that is those owned, possessed or acquired, that is those owned, possessed or acquired by the seller at the time of contract of sale, by the seller at the time of contract of sale. तो क्या है एग्जिस्टिंग गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, दैट इज दोज ओन्ड, possessed, acquired by the seller at the time of contract of sale. अब एग्जिस्टिंग गुड्स में भी ऑफ फॉलोइंग काइंड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स में भी ऑफ फॉलोइंग काइंड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स में भी ऑफ फॉलोइंग काइंड्स क्या है, देखो इधर पे सबसे पहले स्पेसिफिक गुड्स, सबसे पहले है स्पेसिफिक गुड्स। देखो स्पेसिफिक गुड्स मींस गुड्स आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन एट द टाइम द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। बस इतना सा फर्क है कि असर्टेन में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के बाद आप आइडेंटिफाई करते हो, और इसमें साथ साथ ही आइडेंटिफाई कर दिए, बस इतना फर्क है। मतलब एनी स्पेसिफाइड एंड फाइनली डिसाइडेड गुड लाइक सैमसंग गैलेक्सी S7 एज या वर्लपूल वॉशिंग मशीन ऑफ 7 kg एटसेट्रा, तो कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही ये डिसाइड हो गया है, दैट इज स्पेसिफिक गुड, हो गया ना, दैट इज स्पेसिफिक गुड। वो एग्जिस्टेंस में भी है और तुमने उसको आइडेंटिफाई भी कर लिया, वो एग्जिस्टेंस में भी है और तुमने उसको आइडेंटिफाई भी कर लिया, वो एग्जिस्टेंस में भी है और तुमने उसको आइडेंटिफाई भी कर लिया, हो गया स्पेसिफिक गुड्स। असर्टेन गुड्स क्या होता है, ये भी आइडेंटिफाई हो गया पर कॉन्ट्रैक्ट के बाद में, साथ साथ नहीं। फॉर एग्जाम्पल हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, फिर मैं बोला ठीक है अब आओ मेरे गोडाउन में आके देख लो कौन सा यूनिट लेके जाओगे, क्योंकि प्राइस सबका एक ही है, दैट इज असर्टेन। Certain goods are those goods which are identified in accordance with the agreement
आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। और यहां पर क्या था, देखो जो कोई डिफरेंस चाह रहा था ना, अपॉन एट द टाइम कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, बस इतना सा फर्क है एट और आफ्टर का। तुम देखो ना, तुम जब चिप्स का पैकेट लेता है, भैया ये वाला पैकेट दे दो, तुम एकदम पकड़ के बोलता है उस पर्टिकुलर पैकेट को, स्पेसिफिक गुड है। पर तुम 10 रुपया दे दियो और बोला भैया पैकेट एक चिप्स का दे दो, तो वो तुमको 10 दिखा दिया, तो तुम एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गया, अब तुम चेक कर रहे हैं असर्टेन गुड्स। उतना सा ही फर्क है कि कॉन्ट्रैक्ट में कब एंटर कर रहे हैं, दोनों में। देखो इधर लिखा हुआ भी खुद इंस्टीट्यूट ने लिख दिया, इन एक्चुअल प्रैक्टिस द टर्म असर्टेन गुड्स इज यूज्ड इन द सेम सेंस एज स्पेसिफिक गुड्स। लो, खुद इंस्टीट्यूट ने ही बोल दिया है। जो मैं बोल रहा था, तुम लोग को लग रहा होगा कि सर नहीं बता रहे थे, ये सर। चलिए सर, अभी आगे बात करते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है ना। हाँ सर, आगे अनअसर्टेन गुड्स, ये लो, तुमको समझ में आ ही गया होगा क्या है। तुमको समझ आ ही गया होगा क्या है अनअसर्टेन गुड्स। आर गुड्स which are not specifically identified at the time of making the contract, which are not specifically identified at the time of making of contract, which are not specifically identified at the time of making the contract. They are indicated only by description or sample. They are indicated only by description or sample. एक बार और, they are indicated and defined only by, बोलो बोलो, description और sample। मतलब एक प्रोडक्ट दिखा दिए तुमको कि सुनिए ऐसा प्रोडक्ट आपके घर जाएगा, तुम जब खरीदता है तो ऐसा ही होता है, तुमको वही ऐसे उठा के नहीं दे दिया जाता है, तुम चूज कर लो, फिर वैसा ही जाता है तुम्हारे घर। अनसर्टेन मतलब वो गुड शायद अभी बना भी नहीं है, या बन तो गया है, बट तुमको दिखा नहीं है, सेम गुड्स नहीं जाएगा, है ना। हाँ सर, यस सर। फ्यूचर गुड्स, फ्यूचर गुड्स मीन गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गए, अब हम वो गुड्स बना रहे हैं, अब हम वो गुड्स बना रहे हैं, दैट इज अ फ्यूचर गुड। कॉमन सेंस नाम में ही समझ में आ रहा है फ्यूचर गुड है। और फिर आता है कंटिंजेंट गुड्स। मैंने क्या बोला, अरे उसका अनसर्टन है अभी, बायर के पास तो छोड़ दो, सेलर के पास ही उसका ओनरशिप नहीं है, तो बायर का तो बात तुम बाद में ही कर लेना मेरे से, बायर का तो बात मेरे से बाद में ही कर लेना। कंटिंजेंट गुड्स, द acquisition of goods which depend upon an uncertain event are called contingent goods. The acquisition of goods which depends upon an uncertain contingency or an event are called contingent goods. Section 6 clause 2। अच्छा, एक चीज और बताएं तुम लोगों को, एक चीज और बताएं, एक चीज और बताएं, ध्यान से सुनना, एक चीज और बताएं। बोलो सर क्या, बोलो सर क्या। अनअसर्टेन गुड्स का, अनअसर्टेन गुड्स का, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अनअसर्टेन गुड्स का केस में, यहां तक एग्जिस्टिंग गुड्स के केस में क्या होता है, सेल होता है। क्या होता है बोलो, सेल, क्योंकि गुड्स एग्जिस्टिंग है, क्योंकि गुड्स तो एग्जिस्टिंग है। पर फ्यूचर गुड्स में गुड्स एग्जिस्टिंग है क्या, तो सेल होगा कि अग्रीमेंट टू सेल होगा, अग्रीमेंट टू सेल होगा, याद रखना। अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स इज ऑलवेज एन अग्रीमेंट टू सेल। हाँ, एग्जिस्टिंग गुड्स में क्या है, सेल भी हो सकता है, अग्रीमेंट। हमको एक एसी दिखाया वो, और एग्जैक्ट सेम एसी वो मेरे को देने को तैयार है, तो अब वो अगर हम तुरंत खरीद लिया तो सेल है, हम बोला भैया 6 दिन बाद सेम लेके जाएगा तो अग्रीमेंट टू सेल है। तो एग्जिस्टिंग गुड्स में तुम आज भी खरीद सकता है, डिले भी कर सकता है, क्योंकि डिले कर सकता है तो वो अग्रीमेंट टू सेल भी हुआ। पर जो फ्यूचर गुड्स है, पर जो फ्यूचर गुड्स है वो तो आज तुम खरीद ही नहीं सकता, तो वो हमेशा ही अग्रीमेंट टू सेल होगा। जो कंटीजेंट गुड्स है वो भी हमेशा क्या होगा, अग्रीमेंट टू, अरे क्योंकि उसका ओनरशिप खुद सेलर के पास नहीं है। सेलर बोल रहा था कि हम शिप से सामान मंगाए हैं, बायर बोलता हमको 100 यूनिट दे दे, तो अरे भाई पहले सेलर के पास तो आ जाए। तो दोनों केसेस में अग्रीमेंट टू सेल ही होगा।
क्लियर है नहीं क्लियर है? एवरीबडी क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ जी सर क्रिस्टल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं एवरीबडी, आगे बढ़ते हैं एवरीबडी। बोलिए सर क्या है? आगे बढ़ते हैं सर। तो ये हो गया आपका गुड्स का कॉन्सेप्ट खत्म। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं एवरीवन, लेट्स गो। डिलीवरी, नेक्स्ट टॉपिक है डिलीवरी। देखो डिलीवरी में भी तीन होता है, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक, ठीक है ना? ओके। डिलीवरी का मतलब क्या है? ट्रांसफर। डिलीवरी मींस वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। याद रखना, सेल में, एक मिनट, जब हम लोग सेल बोल रहे होते हैं, हम लोग पोजेशन नहीं ओनरशिप ट्रांसफर करने का बात कर रहे होते हैं। जब हम लोग सेल वाला लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं, तो हम लोग क्या ट्रांसफर करने का बात कर रहे होते हैं? ओनरशिप ट्रांसफर करने का। लेकिन यहां पर डिलीवरी में हम लोग ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं कि पोजेशन? पोजेशन। डिलीवरी मींस वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। बोलो बोलो। डिलीवरी मींस वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। डिलीवरी मींस वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। डिलीवरी मींस वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तीन तरीके का डिलीवरी है एवरीबॉडी। तीन तरीके का डिलीवरी है। एक है एवरीबॉडी एक्चुअल डिलीवरी, एक है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, और एक है सिंबॉलिक डिलीवरी। एक है एक्चुअल डिलीवरी, एक है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, और एक है सिंबॉलिक डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी नाम में ही काम छुपा हुआ है। प्रोडक्ट का फिजिकल डिलीवरी हो जाना एक्चुअल डिलीवरी है। व्हेन द गुड्स आर फिजिकली डिलीवर्ड, दैट्स इट। प्रोडक्ट का फिजिकली डिलीवर हो जाना एक्चुअल डिलीवरी, दैट्स इट। हाँ, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, गुड जहां रखा है वहां रखा है। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में क्या हुआ? गुड जहां रखा है वो वहीं रखा है, फिर भी डिलीवरी हो गया। सर आप क्या बात करते हो? ऐसे कैसे पॉसिबल है? चलो बताएं अभी। चलो ठीक 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 ठीक। एक वेयर हाउस है दोस्तों, दोस्तों एक वेयर हाउस है, ठीक है? जहां पे एक वेयर हाउस है, जहां पे, अच्छा वेयर हाउस का ओनर मान लो बी है। अब बी ने ए से, सॉरी ए ने बी से ये वेयर हाउस रेंट पर लिया, और वेयर हाउस में कुछ सामान रखे। ए ने बी को बता दिया और सी को भी बोल दिया, ए का सी का अग्रीमेंट हो गया कि आज से ये वेयर हाउस का गुड्स तेरा, खत्म। तो गुड्स तो वेयर हाउस के गोडाउन में ही रह गया, मतलब बी के गोडाउन में ही रह गया। क्या गुड्स का जगह चेंज हुआ? गुड्स का जगह नहीं चेंज हुआ। गुड्स का जगह चेंज हुआ क्या? नहीं चेंज हुआ। गुड्स का लोकेशन चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। गुड्स का जगह नहीं चेंज हुआ, गुड्स का लोकेशन चेंज नहीं हुआ। लेकिन तुम एक चीज देखा, ओनर चेंज हो गया, ए से अब सी बन गया। तो डिलीवरी तो अब भी हो गया। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। इसको क्या बोलते हैं बोलो? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एवरीबॉडी इसको बोलते हैं अपने कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी में फिजिकल डिलीवरी होता है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में क्या होता है? कस्टडी चेंज नहीं हुआ, बस ओनर चेंज हो गया, ठीक है ना? ओके। और एक होता है सिंबॉलिक डिलीवरी। हेलो। सिंबॉलिक डिलीवरी का मतलब क्या होता है पता है? यहां पर आप कोई कागज हैंड ओवर करते हो, कागज, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट टू टाइटल, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स आप हैंड ओवर करते हो। जैसे अगर आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा है, आप लोगों ने कॉमर्स या बिजनेस स्टडीज, तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो बताता हूं। बिल ऑफ लेडिंग करके एक बिल होता है, सुना हुआ है आप लोगों का? नहीं सुना हुआ है, बताता हूं। बिल ऑफ लेडिंग में क्या होता है बेसिकली, कि जब हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं ना, तो शिपिंग कंपनी के साथ बैठ के हम लोग बिल ऑफ लेडिंग बनाते हैं। बिल ऑफ लेडिंग बेसिकली हम लोग इंपोर्टर के पास बेचते हैं। जब तक इंपोर्टर पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन पर कैप्टन ऑफ द शिप को बिल ऑफ लेडिंग नहीं दिखाएगा, कैप्टन ऑफ द शिप इंपोर्टर को माल नहीं देगा। तो गुड्स मैंने भेज दिया, पर
गुड्स कहीं भी रखा हो, मैंने बिल ऑफ लेडिंग उसके नाम कर दिया, तो मतलब मैंने गुड्स उसके नाम कर दिया। ये होता है सिंबॉलिक डिलीवरी। ये होता है सिंबॉलिक डिलीवरी। सो दोस्तों, कितने तरीके का डिलीवरी हम लोग पढ़ते हैं? 3 तरीके का डिलीवरी हम लोग पढ़ते हैं। क्या होता है? एक होता है एक्चुअल फिजिकल ट्रांसफर, एक होता है कंस्ट्रक्टिव जहां पे कस्टडी चेंज नहीं हुआ, और एक सिंबॉलिक जहां पे कोई डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल अपने लोग चेंज किए हैं, है ना? हाँ सर। एक बहुत अच्छा पॉइंट आया, ये मेरे को बताना चाहिए आप लोगों को। दोस्तों, दो लैंग्वेज होता है, आप लोग लॉ के स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए। एक होता है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल एंड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। समझ लो, समझ लो, समझ लो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। एवरीवन, हेलो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स। व्हाट आर द टू टर्म्स? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल and document showing title. Document of title 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 and document showing title. चलो अब तुमको फर्क समझाता है। मेरे नाम पर किसी ने एक शेयर कर दिया, मेरे पास एक शेयर है किसी कंपनी का, रिलायंस इंडस्ट्रीज का। ठीक है, मान लो मेरे नाम पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर्स है। एक बार के लिए हम लोग शेयर का फिजिकल फॉर्मेट पकड़ रहे हैं ना। रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर्स है, उसमें मेरा नाम लिखा है। ये लो, मेरा नाम लिख दिया मैंने, ठीक है। मेरा नाम लिखा है, मतलब ये दिखा रहा है कि मैं इस पर्टिकुलर गुड का, यानी इस पर्टिकुलर शेयर का ओनर हूं। मान लो उस शेयर सर्टिफिकेट या शेयर वारंट के पीछे मैंने लिख दिया नाम किसी का भी, किसी का भी मैंने लिख दिया, कोई भी नाम, कोई भी नाम मैंने लिख दिया XYZ, है ना। मेरा एक दोस्त आयुष, मैंने उसका नाम लिख दिया, क्या वो ओनर बन जाएगा? डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल में ऐसा करने से नहीं बनेगा। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल में मैं ही ओनर रहूंगा। किसी का नाम मैंने काट के अपना नाम हटा के लिख दिया तो इससे वो ओनर नहीं बन जाएगा। इट विल नॉट हैपन दैट वे। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल एंड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, बिल ऑफ लेडिंग। हाँ, बिल ऑफ लेडिंग पर अगर मैंने किसी का और नाम लिख दिया, मेरा नाम है, मैंने किसी और का नाम कर दिया, लिख दिया, तो ओनरशिप मैंने ट्रांसफर कर दिया। मतलब बिल में नाम लिखते ही मैंने ओनरशिप किसी और का कर दिया। दैट इज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल अगर आपके पास है तो उस डॉक्यूमेंट पर लिखकर ही आप ओनरशिप चेंज कर सकते हो। पर अगर आपके पास डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है तो आप उस पर कुछ भी लिख लो, जिसका नाम है वही ओनर रहेगा। हाँ, हो सकता है, वो ठीक है, वो तो अलग केस है, वो अलग डिस्कशन है, वो भी हम लोग को डिस्कस नहीं करना। मैं क्या बोल रहा हूँ, अ शेयर सर्टिफिकेट इज अ डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, इट इज नॉट अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। क्यों? क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट के पीछे आप किसी का नाम लिख दोगे तो वो ओनर नहीं बन जाएगा। अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड सर। सर, बात हम लोगों को समझ में पूरा पूरा आया। वेरी गुड। अब आते हैं एक बेहद इंपॉर्टेंट केस में, सेल और अग्रीमेंट टू सेल के बीच में कुछ डिफरेंसेस के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बात, सेल में क्या होता है, जो प्रॉपर्टी है वो इमीडिएटली ट्रांसफर हो गया, खत्म। प्रॉपर्टी इन गुड्स इज इमीडिएटली ट्रांसफर्ड, प्रॉपर्टी इन गुड्स इज इमीडिएटली ट्रांसफर्ड टू द बायर। अग्रीमेंट टू सेल में प्रॉपर्टी इन गुड्स बायर के पास गया तो गया, बट कब? ऑन अ फ्यूचर डेट, ऑन अ फ्यूचर डेट, और ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशंस। सब फ्यूचर फ्यूचर डेट का चक्कर है, सब फ्यूचर डेट का चक्कर है। दैट इज अग्रीमेंट टू दैट इज अग्रीमेंट टू सेल।
सेल एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब इसका कंसिडरेशन पे हो चुका है, फॉर विच कंसिडरेशन हैज बीन पेड, पे हो चुका है। लेकिन अग्रीमेंट टू सेल एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों? इसका कंसिडरेशन पे नहीं हुआ है, इसका कंसिडरेशन पे होगा, इसका कंसिडरेशन पे होगा एट अ फ्यूचर डेट, इसका कंसिडरेशन पे होगा, बट कब होगा? एट अ फ्यूचर डेट। रेमेडीज फॉर ब्रीच, हाँ बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब ब्रीच मतलब कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट किया, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस को, तो सेलर बायर को सू कर सकता है फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स बिकॉज ऑफ द पासिंग ऑफ द प्रॉपर्टी देयर, क्योंकि आज सीधा बात है, सेल होते ही ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है और बायर ने अभी तक पैसा दिया नहीं है, तो सेलर बायर को प्राइस के लिए सू कर सकता है। पर यहां पर तो अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो इसीलिए यहां पे भी सू कर सकता है, पर यहां पर सू प्रॉपर्टी या डैमेजेस किसी के लिए भी कर सकता है, पर यहां पे तो अभी तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर ही नहीं हुआ है, तो खाली किसके लिए सू किया जा सकता है? डैमेजेस के लिए, केवल डैमेजेस के लिए सू किया जा सकता है। मैंने आपको बोला था आपसे एक सामान खरीदूंगा, अग्रीमेंट हुआ था, आपने रख के रखा, मैंने खरीदा नहीं, तो आपका कुछ लॉस हुआ परसेंटेज का, जितना आपका लॉस अमाउंट हुआ, मेरे को खरीदना जरूरी नहीं है, पर मान लो आप 10 लाख रुपया या 10,000 रुपया प्रॉफिट कर लेते, पर मैंने रोक रखा था इसलिए आपने बेचा नहीं, तो आप मेरे से 10,000 क्लेम कर सकते हो अग्रीमेंट टू सेल में। पर सेल के केस में तो आप मेरे से पूरा का पूरा पैसा क्लेम कर सकते हो कि सर आप पूरा पैसा ही दीजिए मेरे को। अच्छा, मतलब सेल में आप डैमेजेस प्लस, अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं मिला एज अ बायर, तो एज अ बायर आप प्रॉपर्टी मांग सकते हो और एज अ सेलर आप प्राइस मांग सकते हो। पर अग्रीमेंट टू सेल में पर अग्रीमेंट टू सेल में पर अग्रीमेंट टू सेल में आप केवल डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, प्रॉपर्टी या प्राइस नहीं क्लेम कर सकते, क्योंकि वो फ्यूचर डेट पर तय होना था। आगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। रिस्क किसका है सेल के केस में? देखो, तुरंत ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका है, तो अब रिस्क किसका हो गया? बायर का। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में तो ट्रांसफर होना है एक पर्टिकुलर फ्यूचर डेट पर, अभी तक नहीं हुआ है, तो अभी तक ओनर कौन है? सेलर। तो रिस्क किसका? सेलर का। देखो, रिस्क हमेशा उसी का होगा जिसके पास उस समय सामान रहा। हाँ, नेचर ऑफ राइट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे जो राइट है सेल में वो है जस्ट इन रेम, और यहां पे जो राइट है वो है जस्ट इन पर्सोनम। सर मतलब नहीं समझ आया। मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट सेल हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया हमारे बीच में, है ना? तो ए और बी के बीच में हुआ, तो बी अब बायर हो गया, बी के पास अब ओनरशिप आ गया। अब बी पूरे दुनिया को बोल सकता है कि हाँ हम ही इसका लीगल ओनर है। लेकिन अग्रीमेंट टू सेल में ए और बी के बीच में सेल का अग्रीमेंट हुआ, ए ने अभी तक गुड्स डिलीवर नहीं किया है, ए ने अभी तक गुड्स डिलीवर नहीं किया है, तो हाँ, ये लोग आपस में डिस्कशन, डिबेट, लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। लेकिन बी का जो अधिकार आया वो ए के अगेंस्ट आया, कि बी ए के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है, वो दुनिया को नहीं क्लेम कर सकता कि भैया आई एम द ट्रू ओनर। देखो, आया समझ में? तो सिंपल, यहां पे है जस्ट इन रेम और यहां पे है जस्ट इन पर्सोनम। आगे, इंसॉल्वेंसी, दिवालिया हो गया सर, ओ माय गॉड, दिवालिया मतलब समझ गए तो? खेला खत्म, बैंकरप्ट हो चुका है, पैसा नहीं है, फुटा कौड़ी भी नहीं बचा उसके पास। अब इसमें क्या होगा कि इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर, अच्छा कौन इंसॉल्वेंट हुआ है? सेलर। कौन इंसॉल्वेंट हुआ है? सेलर। The official assignee will not be able to take over the goods but will recover the price from the buyer। हाँ, तो अगर सेलर बैंकरप्ट हो गया है, तो जो सेलर का ऑफिशियल असाइनी है जिसको कोर्ट अपॉइंट किया है, वो बायर से पैसा ले सकता है।
पर अग्रीमेंट टू सेल में ऑफिशियल असाइनी गुड्स का कंट्रोल लेगा पर प्राइस नहीं क्लेम कर सकता। क्यों? क्योंकि अभी तक गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर ही नहीं हुआ है, तो वो बायर को किस मुंह से बोलेगा कि मेरे को पैसा दे? हाँ, पर मान ले बायर इंसॉल्वेंट हो गया। आप लोग मान लीजिए कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया। कौन इंसॉल्वेंट हो गया बोलिए? बायर इंसॉल्वेंट हो गया। अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया, हेलो एवरीवन, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया, हेलो एवरीबॉडी, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, ऑफिशियल असाइनी विल हैव कंट्रोल ओवर द गुड्स। अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया, बोलो, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया, बायर दिवालिया हो गया, अगर ऐसा हुआ तो द ऑफिशियल असाइनी विल हैव कंट्रोल ओवर द गुड्स। Who will have control over the goods? Official assignee will have control over the goods. Who will have control over the goods? Official assignee will have control over the goods. बोलने का मतलब है कि जो बायर की बिहाफ में असाइन हुआ है वो गुड्स को ले सकता है। मतलब सेलर को बोल सकता है भाई गुड्स दे, क्योंकि सेल हो चुका है तो गुड्स वापस दे। ये मत बोल कि गुड्स नहीं देगा क्योंकि बायर इंसॉल्वेंट है, हम लेगा तेरे से गुड्स। पर इसमें नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि अभी तक सेल हुआ ही नहीं है, अग्रीमेंट है, ये फ्यूचर में होने का है। ठीक है ना? तो यस सर, ये फर्क है सर, ये फर्क था सर दोनों के बीच में, ये फर्क था। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक खास बात है सर, है ना? हाँ सर। सबसे पहला है डिस्कशन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या था, याद है? सेक्शन 4 क्लॉज 1, याद होगा। ट्रांसफर्स और अग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 सबसेक्शन 1, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बी मेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग मोड्स। देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू, इधर ध्यान देते देखना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाई और सेल गुड्स फॉर अ प्राइस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर। मतलब आपने ऑफर किया और सामने वाले ने एग्री किया, इमीडिएट डिलीवरी हुआ गुड्स का तो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। चिप्स खरीदे ना, वही है। इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस बट इट में एग्रीड दैट डिलीवरी इज टू बी मेड एट अ फ्यूचर डेट। तुमने गाड़ी लिया, तुम प्राइस दे के आते हो, गाड़ी साथ साथ नहीं आ जाता है। फ्यूचर डेट पे एक डिलीवरी होता है तुम्हारे लिए गाड़ी, फ्यूचर डेट। या ये हो सकता है इमीडिएट डिलीवरी इमीडिएट पेमेंट, डिलीवरी भी इमीडिएट पेमेंट भी इमीडिएट, या डिलीवरी और पेमेंट में से कोई भी एक चीज इंस्टॉलमेंट में होगा। फॉर एग्जाम्पल इंडिया अभी राफेल जेट्स खुद खरीदा है फ्रांस से, तो इंडिया भी पार्ट पार्ट पेमेंट कर रहा है और फ्रांस भी पार्ट पार्ट राफेल जेट्स भेज रहा है, एक साथ सारे नहीं भेजा। और या ये डिसाइड हो सकता है कि आज ट्रांजैक्शन में एंटर करते हैं कि डिलीवरी या पेमेंट जो भी है वो एट फ्यूचर डेट होगा। कब होगा बोलो? एट फ्यूचर डेट। इसी को तो बोलते हैं फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, जहां आज तय कर लिए फ्यूचर का भाव, आज तय कर लिए बैठ के फ्यूचर का भाव। दैट इज व्हाट इट इज। सर बात समझ में आ गया? सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एग्जिस्टिंग गुड्स भी हो सकता है, फ्यूचर गुड्स भी, पर कंटीजेंट नहीं हो सकता, क्योंकि जो गुड्स के तुम खुद ओनर नहीं हो उस गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना सकते हो? कंटीजेंट गुड्स में मैं तुमको बोला था सेलर खुद ही अभी तक ओनर नहीं है, तो वो जिस चीज का तुम ओनर नहीं है उस चीज का तुम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गया। अच्छा बात करता है यार। The goods which form the subject matter of contract of sale may be either existing goods that are acquired, owned or possessed by the seller or future goods. कुछ भी हो सकता है। There may be a contract of sale of goods, the acquisition of which by the seller depends upon a contingency which may or may not happen. हाँ, contingency पे हो सकता है। मतलब a contract for sale of कपड़ा to be manufactured by a certain mill is a valid contract. Such are contingent. मतलब हम ये कपड़ा तभी खरीदेगा जब वो इस मिल से बना हुआ हो। काफी बार बोलते हैं ना मेड इन इंडिया ही लेंगे, एग्जाम्पल दे रहे हैं। There may be a contract of sale where the seller purposes to affect a present sale of future goods.
सच कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेट्स एज एन अग्रीमेंट टू सेल ऑफ द गुड। हाँ, एक गुड बना नहीं है पर आज अग्रीमेंट कर लिए उसके बेचने का, तो वो क्या माना जाएगा? अग्रीमेंट टू सेल माना जाएगा ना। ठीक है कि नहीं है? हाँ माना जाएगा। आपको एक स्पेशल गाड़ी बनवा रहे हो रोल्स रॉयस का, तो आज ही तो अग्रीमेंट में एंटर करना पड़ेगा। हाँ, बट मिलेगा ना फ्यूचर में। हाँ तो ठीक है, अग्रीमेंट टू सेल है। गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो, when there is a contract for sale of specific goods, when there is a contract for sale of specific goods, the contract is void. सुनो सुनो सुनो, when there is a contract for sale of specific goods, the contract is void if the good without the knowledge of the seller have at the time where the contract was made perished or become so damaged that no longer answer to the description given in the contract. goods खराब हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट void हो जाएगा। ए ने बी को बोला था यार 50 बैग ऑफ व्हीट ए के गोडाउन में हम भेज देंगे, अब वाटर की वजह से खराब हो गया है तो फ्यूचर में नहीं हो सकता, तो ये void हो गया, अग्रीमेंट void है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बनने के पहले का ही काम है, हाँ या ना? when there is a contract for sale of specific goods, contract is void if the goods without the knowledge of the नहीं समझे बात को? हम आज हम आज गोडाउन में कुछ सामान रखवाए 3 महीना तक, अच्छा 3 महीना बाद हम एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए उसी गुड्स को बेचने को, क्योंकि मेरे हिसाब से एज अ सेलर वो गुड्स ठीक कंडीशन में है। जब हम गोडाउन देखे खोले तो देखे जा गुड्स तो खराब हालत में है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो गया? वॉइड, बेकार हो गया। अच्छा, goods perishing before sale but after agreement to sell, when there is an agreement to sell specific goods and subsequently the goods without any fault on the part of seller or buyer perish, then they no longer agree to the description। फिर से void, कि इस बार अग्रीमेंट साइन हो गया था, डिलीवरी होने के पहले ना सेलर का गलती है ना बायर का गलती, गुड्स खराब हो गया, कॉन्ट्रैक्ट void हो गया। सर समझ में आ गया हम लोगों को। ये है आपका कॉन्सेप्ट पहला पार्ट का, ऑफ सेल ऑफ गुड्स का, पहला पार्ट का। सर सर अभी मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रो दूंगा, किसके बारे में? कंडीशंस एंड वारंटीज के बारे में। इसके ऊपर चर्चा और भी होगा आने वाली क्लास में, बट अभी सुनना कंडीशंस एंड वारंटीज के बारे में, कंडीशंस और वारंटीज के बारे में। पहले एक बात समझ लेना, पहले दिमाग से एक चीज निकाल दो वरना तुम लोग फंस जाएगा। तुम लोग वारंटी का मतलब वो सोचता है जो तुमको मोबाइल फोन ये सब पे मिलता है, क्लोज है बट वो नहीं है, वो सोचेगा तो तुम ये चैप्टर में फिर आगे सुन ही नहीं पाएगा, हम कुछ पढ़ा ही नहीं पाएगा तुमको। तो पहले तो तुम दिमाग से वो निकालो। निकाल दिया? अब सुनो, चाहे कंडीशन हो चाहे वारंटी हो, दोनों ऑब्लिगेशंस है। क्या है बोलो? ऑब्लिगेशन, काइंड ऑफ बोल सकते हो एक लीगल कंपल्शन, इट्स एन ऑब्लिगेशन। चाहे कंडीशन हो चाहे वारंटी हो। एक्चुअली इससे ऑब्लिगेशन से एक बेटर वर्ड बताऊं, स्टिपुलेशन होता है, स्टिपुलेशन होता है। पर स्टिपुलेशन तुम लोग नहीं समझता मेजोरिटी लोग, इसलिए हम बोला ऑब्लिगेशन को सुनो। तो चाहे कंडीशन हो चाहे वारंटी हो, दोनों है तो देखो ऑब्लिगेशन ही। कंडीशन हो चाहे वारंटी हो, है तो देखो दोनों ऑब्लिगेशन ही। चाहे एवरीवन कंडीशन हो चाहे वारंटी हो, है तो दोनों ऑब्लिगेशन ही। अब यहां पर समझना फर्क क्या है, फर्क क्या है, फर्क क्या है, फर्क क्या है। कंडीशन जो होता है ना दोस्तों, वो असेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट होता है। कंडीशन जो होता है एवरीबॉडी, वो असेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट होता है। वारंटी जो है वो कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट होता है। सर बात ही नहीं समझ में आया, सर बात ही नहीं समझ में आया। देखो, तो ज्यादा बड़ा बात क्या है? कंडीशन का वायलेट होना। ज्यादा बड़ा गुना क्या है? कंडीशन का वायलेट। नहीं समझे बात को? नहीं समझे? अभी सुनो, तुम लोग मेरे पास पढ़ने आया क्लास में, तो मतलब इसका ये कंडीशन है कि हम ठीक से वो टॉपिक को खत्म करवाएगा, मतलब क्योंकि वरना टीचिंग हुआ क्या? तो वो हो गया कंडीशन। पर वारंटी ये हो गया कि यार किसी एक दिन एसी काम नहीं कर रहा था, किसी एक दिन कोई छोटा मोटा फैन का इलेक्ट्रिसिटी का इशू आ गया, वो वारंटी है।
वो छोटा गुना है। इसीलिए बोला कंडीशन इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तुम खाना खाने रेस्टोरेंट में गया, वो रेस्टोरेंट का खाना ही सड़ा हुआ था, कंडीशन है, हो ही नहीं सकता। उसमें कॉकरोच था, हो ही नहीं सकता। पर जो प्लेट में है वो प्लेट में थोड़ा सा डैमेज था, थोड़ा क्रैक्ड था प्लेट, ठीक है, वो वारंटी है। कंडीशन का अगर वायलेशन हुआ वो बड़ा गुना माना जाता है, वारंटी का वायलेशन भी गलत है, छोटा गलती माना जाता है। आओ अभी एक बार कंडीशन और वारंटी का डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे, है ना। हाँ सर। सारे लोग बोलेंगे, बोलना क्या? अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन, बोलो बोलो, अ कंडीशन इज अ stipulation. A condition is a stipulation essential to the main purpose of the contract. A condition is a stipulation essential to the main purpose of the contract. Yes, the breach of which give rise to treat the contract as repudiated. हाँ, अगर अगर ये ब्रीच हुआ तो तुम कॉन्ट्रैक्ट को धत खाने में कॉकरोच मिला हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट इज repudiated. A warranty is a stipulation. देखो, a condition is a stipulation. बोलो बोलो, condition is a stipulation essential to the main purpose of the contract, the violation of which give rise to breach the contract. Yeah, treat the contract as repudiated. The breach of which give rise to treat the contract as repudiated. Warranty is a stipulation collateral to the main purpose of the contract. It is not the main condition of the contract. It is collateral, additional to the main purpose of the contract, the breach of which give rise to a claim for damages. The breach of which gives rise to a claim for damages. The breach of which gives rise to a claim for damages, but not a right to reject the goods and treat the contract as repudiated. It gives the right to treat the contract as, it does not give the right to treat the contract as repudiated. तुम ये नहीं बोल सकता हो प्लेट में थोड़ा क्रैक आया, हम आज से ऑर्डर नहीं करेगा तुम्हारे यहाँ पे खाना, ये नहीं कर सकता। बड़ा गलती के लिए छोटा सजा अलाउड है, मतलब समझो, मतलब जब कंडीशन वायलेट हुआ, तो कंडीशन अगर वायलेट हुआ तो बायर का मर्जी है, वो दो में से एक चीज कर सकता है। वो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है, या बोल सकता है इसको छोटा गलती मानो और ठीक है, गुड्स को ठीक करके दे दो। पर अगर वारंटी का वायलेशन है तो बायर ये नहीं बोल सकता हम कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करेंगे, छोटा गलती है। छोटा गलती का बड़ा सजा अलाउड नहीं है, बड़ा गलती का छोटा सजा अलाउड है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट डे इसको और डेप्थ में कवर करेंगे। दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन।